हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और आपका नया वर्ष मंगलमय हो। ठीक, हैप्पी न्यू ईयर। सारी शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। ठीक, तो आप लोग नया साल है, एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से एंजॉय भी करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं इस वर्ष, तो आप एंजॉय के साथ में पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। ठीक है, और हमारी दुआ भी यही है कि आप सभी की इस साल नौकरी लगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे संविधान में। हम लोगों ने संविधान के बारे में, मतलब लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब लोकसभा में क्या कैसा होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक एक फैक्ट पॉइंट मिल रहे थे, उसी के बारे में हम पढ़ते चले जा रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट एक और मिलता है, आपसे कहता है सत्ता पक्ष का नेता। आपने नाम सुना होगा कि सत्ता पक्ष का नेता कौन है। ठीक, सत्ता पक्ष का नेता आपसे पूछा जाता है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये सत्ता पक्ष का जो नेता होता है, इसका क्या काम होता है और क्यों, कौन नियुक्त करता है। तो याद रखें, सत्ता पक्ष का नेता जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति जो करता है वो आपका प्रधानमंत्री करता है। याद रखें, जिस व्यक्ति को सत्ता पक्ष का नेता बनाया जाता है वह व्यक्ति लोकसभा का मंत्री होना आवश्यक है। लोकसभा का या तो वो मंत्री हो या लोकसभा का सदस्य हो, तभी वो क्या बन सकता है, सत्ता पक्ष का नेता बन सकता है। कहने का मतलब है कि सत्ता पक्ष में वो व्यक्ति बन सकता है, लेकिन याद रखें, इस प्रकार के पद का हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखें कि हमारे संविधान में इस प्रकार के पद का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, केवल आपको 2 पॉइंट याद रखने थे, इसमें केवल एक पूछा जाता है आपसे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और ये सत्ता पक्ष का ही होता है, मतलब जिसकी सरकार होगी वही। कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो बनाया जाएगा इसमें सत्ता पक्ष का नेता, तो वो या तो मंत्री होना चाहिए किसी न किसी पद पर, या फिर संसद का सदस्य होना चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी वो सत्ता पक्ष का नेता बन सकता है। और ऐसे हमारे संविधान में इस प्रकार के पद का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक, बात समझ गए होंगे। तो चलिए मित्र, आगे चलते हैं। एक आपको और पॉइंट मिलता है, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कौन होता है, देखिए जरा, आपको ये तो मिला सत्ता पक्ष का नेता और आपको मिलेगा दूसरा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता देखें जरा, तो विपक्ष का नेता कौन होता है, याद रखें। क्यों बनाया जाता है, कौन बनाता है, कैसे क्या किया जाता है, याद रखें। आपसे अगर पूछा जाए कि विपक्ष का नेता कौन होता है, तो याद रखें, आपकी संसद जो होता है, संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में एक और एक, कहने का मतलब है एक एक विपक्ष का नेता बनाया जाता है। विपक्ष का नेता बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, याद रखें, क्योंकि सरकार अपनी मन मर्जी से कोई काम ना कर पाए, तो इसलिए यहां पर बनाया जाता है। अगर कोई मन मर्जी से कानून बना रही है तो वहां पर उसको रोकने का अधिकार होता है, मतलब इससे सलाह लेती है सरकार। ठीक, तो याद रखें, इसे कौन नियुक्त करता है। अच्छा, किसी भी पार्टी को विपक्ष में बैठना है तो कितनी वोट होने अनिवार्य है, या कितने विधायक होंगे तब वो विपक्ष में बैठा पाएगा। आपने अभी सुना होगा कि कांग्रेस के पास इतने विधायक ही नहीं कि वो विपक्ष में बैठ पाए, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने क्या किया, वहां पर उन्हें अनुमति दी कि आप विपक्ष में बैठ सकते हैं। ठीक, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर किसी भी सदन का, देखिए चाहे लोकसभा का हो, अगर लोकसभा का वो विपक्ष का नेता बन रहा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता अगर उसे बनना है तो उसे जितने भी सदन में सदस्य हैं उसके 1/10 विधायक होने चाहिए उस पार्टी के, या सांसद होने चाहिए, तब वो क्या होगा, उसमें के विपक्ष में बैठ पाएगा। अगर लोकसभा की बात करें तो 545 क्या है, 545 ही तो सांसद हैं लोकसभा में। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसका 1/10 निकालेंगे तो जाकर के कितना बचता है, मतलब 55 बनेगा। मतलब 55 अगर किसी के पास, किसी भी पार्टी के पास सांसद हैं तो वो क्या करेगा, आप
वो क्या करेगा, इसमें विपक्ष में बैठालने का एक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मतलब एक व्यक्ति को वो विपक्ष में बैठाल सकता है। वो पार्टी क्या करेगी, अपने एक व्यक्ति को बैठाल सकता है कि सरकार की देखिए कोई मनमर्जी से तो काम नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक पार्टी का बैठाल सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि मायावती का क्या पार्टी का कोई सदस्य विपक्ष में बैठ सकता है, बिल्कुल। अगर उसके पास में 55 सांसद होते हैं तो वो बैठ सकता है। अगर कांग्रेस के पास होते तो कांग्रेस बैठ सकता है। अगर 4 पार्टियों के पास होते तो चारों व्यक्ति बैठेंगे। अगर किसी के पास नहीं तो कोई नहीं बैठ सकता है। लेकिन अब वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ना तो कांग्रेस के पास 55 विधायक निकले थे, ना सपा बसपा किसी के पास नहीं निकले थे, तो कोई भी पार्टी नहीं बैठ पा रही थी। लेकिन सरकार ने फिर भी अनुमति दी कांग्रेस को कि कोई भी विपक्ष में बैठ सकता है, जिसके विपक्ष कह सकते हैं यहाँ पर लोकसभा में गुलाम नबी आज़ाद जो है ना, वो विपक्ष के नेता भी बनाए गए। ठीक है, तो याद रखें। अब अगर आपसे कहा जाए कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनेगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर विपक्ष का नेता बनने के लिए सेम कंडीशन है कि 1/10 सदस्य उसके भी होने चाहिए। मतलब 245 सदस्य हैं, तो 1/, अगर इसका 10 निकालते हैं तो लगभग में 25 अगर सांसद हैं लोकसभा में किसी भी पार्टी की, तो वहाँ भी विपक्ष में बैठ सकता है ना। तो ये मानक जो है ना वो तय है। तो इसे आप दोनों पॉइंटों को नोट करें और याद करें। नोट करें तुरंत से। ठीक हो गया होगा। देखें जरा, अब एक पॉइंट और मिलता है आपको। क्या मिलता है, देखो, एक आपको मिलेगा विहिप। क्या मिलता है, संचेतक या आपको मिलेगा विहिप, WHIP। ठीक, या इसी को हम विहिप कहते हैं। ये होता क्या है, ये शब्द आपको मिलेगा लोकसभा में। विहिप होता क्या है, देखिए, संचेतक या विहिप जो होता है वो प्रत्येक पार्टी का एक सदस्य होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे कोई भी हो। एक प्रत्येक पार्टी का एक संचेतक होता है, मतलब एक विहिप होता है। ठीक, तो इसका काम क्या होता है, कौन नियुक्त करता है। देखिए, इसकी नियुक्ति जो भी राजनीतिक दल होंगे, राजनीतिक जो भी दल होते हैं, राजनीतिक दल, वो स्वयं अपनी पार्टी का एक सदस्य को संचेतक के रूप में नियुक्त करते हैं। सीधी सी बात समझो यार मित्र। जब आप क्या है, मान के चलिए गर्लफ्रेंड के यहाँ जाते हैं, तो क्या देखते हैं, उसके अगर घर पे गए आप, तो ये देखा कि उसने कहा कि आइए, और हमारे मम्मी पापा नहीं, आ जाइए घर पे, तो आप पहुंच गए। और किसको लेकर के, मित्र को। तो आप क्या हुए, आप रूम में चले गए उसके मकान में, लेकिन आपका जो मित्र था वो बाहर खड़ा हो गया। तो उसको आपने क्या बताया कि अगर इसका पिता आता है तो आप क्या करना है, गाना गाने लगना। कौन सा गाना, बोले आ गए रे सजना मिलने, आ गए रे सजना। तो अगर क्या करना, मतलब आपने उसको वहां संचेतक के रूप में या विहिप के रूप में वहां खड़ा कर दिया कि अगर आए तो हमें बता देना। तो आप क्या है, संकेत आपको मिल जाएंगे वहां से कि हाँ इनके पिताजी आने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, तुरंत से भाग जाओगे। तो यहां पर वो क्या करता है, संचेतक के रूप में काम करेगा। आपका जो फ्रेंड होगा बाहर खड़ा होगा। ठीक, तो बात समझ में आ गई है, संचेतक या विहिप होता क्या है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अब इसे क्या करेगा, राजनीतिक दल स्वयं अपनी एक पार्टी के सदस्य को विहिप के रूप में नियुक्त करते हैं। इस विहिप का काम क्या होता है, इस विहिप का काम होता है कि अपनी पार्टी के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है कि कोई भी अनुशासनहीनता ना करे। ठीक, सदन में अगर कार्यवाही चल रही है, तो अगर कोई भी इस पार्टी का, मान के चलिए सपा पार्टी का कोई किसी को भी एक संचेतक के रूप में नियुक्त किया गया, अगर उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति असभ्यता से बोलता है उस सदन में, तो संचेतक उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन अब जब कहीं पर भी वोट भी डालने होते हैं ना, मत डालने होते हैं, तो ये जो संचेतक होता है वो इन सभी सदस्यों को बताना है कि भाई किस पार्टी के पक्ष में वोट डालना है और किसके विपक्ष में डालना है। तो ये संचेतक ही वहां काम करता है। जैसे आपका मित्र वहां गेट के बाहर संचेतक का काम करने पहुंचा था, है ना, समझ में बात को। तो ये संचेतक का काम करता है, और ये प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को नियुक्त करती है। यहाँ ना तो प्रधानमंत्री करता है, ना लोकसभा अध्यक्ष, ना प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं करता। ठीक है, याद रखें, तो इसको नोट करें, इसको भी तुरंत से नोट कर लें, नोट करें।
चलिए हो गया होगा नोट, देखें। देखिए जरा, अभी हमने पढ़ा था क्या कि संसद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक पॉइंट मिलता है आपको, स्थगन। स्थगन, स्थगन होता क्या है, आप ये बताना है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको 4 ऑप्शन बना के देगा, कहेगा कौन सा गलत है, तो उसमें ये दिक्कत देते हैं पॉइंट। ठीक, तो ये पॉइंट देखे करा क्या होता है स्थगन। कहने का मतलब है कि किसी भी सदन की, क्या कहे, किसी भी सदन की कार्यवाही को, किसी भी सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए, घंटों के लिए रोक देना, क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है। ठीक, और ये स्थगन करता कौन है, तो जिस सदन की कार्यवाही चल रही होगी उस सदन का अध्यक्ष करता है, मतलब पदाधिकारी करता है। कहने का मतलब, मान के चलिए अगर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है या स्थगन किया गया है, या राज्यसभा की किया गया है, तो इनको कौन करेगा स्थगन। तो देखिए, लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी, वो इसकी क्या कार्यवाहियों को स्थगन करेगा, जबकि राज्यसभा की भी कार्यवाहियों को कौन अधिक करता है, स्थगन, तो इसका भी जो राज्यसभा का पदाधिकारी होता है वही करता है। अब होते कौन है पदाधिकारी, इनके बारे में समझें। लोकसभा का पदाधिकारी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष ही इसका पदाधिकारी होता है। ठीक है, याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष इसका पदाधिकारी होता है, और यही क्या करेगा, इसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, या कुछ दिनों के लिए रोक सकता है, या कुछ घंटों के लिए रोक सकता है, जो संसद की कार्यवाहियां चल रही हैं या जो सदन की कार्यवाहियां चल रही हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के में कौन करता है, तो इसका भी पदाधिकारी होता है। पदाधिकारी कौन होता है, तो याद रखें, सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति ही इसकी कार्यवाहियों को क्या करता है, स्थगन करता है। तो ये सभापति होता कौन है, सभापति याद रखना, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, सभापति बनता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है मित्र, याद रखना, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की सभाओं की या कार्यवाहियों को स्थगन कर सकता है। ठीक, बात समझ में आई बात, तो इसको फिर तुरंत से नोट करो, जल्दी से। हो गया नोट, चले देखें जरा। अब एक आपको पॉइंट मिलेगा, देखें अब एक, हाँ एक और आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान के चलिए जो कार्रवाइयाँ थी वो अनिश्चित समय के लिए कर दी गई, मतलब अनिश्चित काल के लिए, काल तक स्थगन हो गया। स्थगन जो हुआ है वो अनिश्चित काल के लिए हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे याद रखना साइन डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन डाई कहते हैं। साइन डाई को किसे कहते हैं, साइन डाई को, साइन डाई उसे कहते हैं जब संसद के या किसी भी सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन कर दिया जाता है, तो उसे साइन डाई कहते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट मिलता है, इसे नोट कर ले। चलें देखें, देखें अब एक पॉइंट मिलेगा आपको, विघटन। ठीक, क्या मिलता है, विघटन। विघटन क्या होता है इसके बारे में समझें। देखिए मित्र, हमने आपको बताया होगा कि विघटन जो होता है वो लोकसभा का होता है केवल, मतलब लोकसभा का ही भंग होता है। मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा का क्या हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक, याद रखना, विघटन हो जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये भी पॉइंट लिख लेना, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक, याद रखें, इसे नोट करें, विघटन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक,
तो ये दोनों पॉइंट नोट करें, हो गया होगा लगभग में। देखिए अब आपसे पूछा जाता है एक सत्रावसान भी शब्द मिलता है हमको, ठीक, एक शब्द मिलता है सत्रावसान। क्या मिलता है? सत्रावसान, वसान, ठीक। ये सत्रावसान क्या होता है? तो याद रखना, जब संसद का सत्र समाप्त होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सत्रावसान होता है। लेकिन सत्र के अवसान कौन करने का अधिकार रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है, ठीक है, याद रखें। संसद के सत्र की समाप्ति को, संसद के सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं, ठीक। इतना आपको पॉइंट लिखना है। लेकिन याद रखना सत्रावसान जो होता है इसे कौन करता है? तो याद रखना आप लिख सकते हैं कि कौन करता है, तो कौन करता है भाई? राष्ट्रपति सत्रावसान करने का अधिकार रखता है, ठीक। ये पॉइंट आप नोट कर ले, तुरंत से हो गया होगा नोट, हो गया ना। देखें अब आपको एक पॉइंट और मिलता है। क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलेगा आपको लैम्डक सत्र, लैम्डक सत्र मिलता है। ये लैम्डक सत्र क्या होता है देखें जरा, आपने ये पॉइंट पढ़े नहीं होंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ लेना। अगर आपको ये सारे शब्द मिल जाएं तो हमें बताना, ठीक। मैं जो आपको लेवल पढ़ा रहा हूँ ये IAS लेवल का, PCS लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जो आपके UPSI उसी लेवल का पूछा जाता है और लेखपाल में, ठीक। तो मित्र आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जो गरीब स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्लासेस हैं जहां पर भरकम मतलब बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है और बच्चे नहीं पढ़ पाते। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है। मैं सभी लोगों को एक एक पॉइंट लेकर के चलूँगा, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको जो ज्ञान दूंगा ना वो अपार ज्ञान होगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, हम लोग पढ़ रहे थे कि लैम्डक सत्र, लैम्डक सत्र क्या होता है? तो देखें लैम्डक सत्र का मतलब होता है कि जो नई लोकसभा बनी होती है, नई लोकसभा से पूर्व की लोकसभा का अंतिम सत्र जो है लैम्डक सत्र कहलाता है। क्या है? लैम्डक सत्र कहलाता है, ठीक है। याद रखना, आपको ये पॉइंट याद रखना है, कौन सा? कि लैम्डक सत्र किसे कहते हैं? तो याद रखना कि जब कोई नई लोकसभा बन रही होती है तो उससे पहले जो पुरानी वाली लोकसभा होती है तो वो कोई ना कोई एक सत्र का अवसान करके गई होती है, मतलब उस समय उसने कोई ना कोई सत्र का आयोजन किया होगा, तो वो अंतिम वाले सत्र को क्या कहते हैं? लैम्डक सत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि मान के चलिए 2014 में मोदी सरकार बनी थी और फिर इसके बाद में अभी आपकी 2000 बनती है कब? मतलब 19 में। तो जो 2019 की है 2014 वाली का जो अंतिम सत्र था, इस अंतिम सत्र के बाद, अंतिम सत्र ये लास्ट वाला, फिर इसके बाद में ये जो कह सकते हैं 19 का अंतिम सत्र था, फिर इसकी के बाद तो हमारी सरकार बनी है आगे की ओर, तो इसका जो लास्ट वाला सत्र होगा ये वाला सत्र, मतलब ये जो नई लोकसभा बनी है, नई लोकसभा तो ये वाली बनी है और पुरानी वाली लोकसभा ये थी, तो इसका अंतिम सत्र ही आपका क्या कहलाता है? लैम्डक सत्र कहलाता है। इतना याद रखें, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए मित्र आगे फिर चलते हैं। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन होते हैं। देखें जरा क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे अब ये संसद के सत्रों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन संसद के सत्रों में होता क्या है, क्या कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया था कि संसद का सत्र जो होता है वो एक वर्ष में 2 बार होने अनिवार्य होते हैं और दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी बताया था, है ना। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं
कि संसद के सत्र की शुरुआत किन शब्दों से होती है, किन शब्दों से इसका अंत होता है, लेकिन अब हमें उन बीच के बारे में पढ़ना है कि बीच में होता क्या है। तो याद रखना मित्र, संसद का जो सत्र चलता है वो कब से शुरू होता है, संसद का सत्र की शुरुआत कब से होती है, तो हमने बताया था कि 11 से 12 के बीच में, मतलब 11 बजे से संसद का सत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो संसद के सत्र में होता क्या है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखना है आपको कि संसद के, देखिए हम लिखे दे रहे हैं, संसद के सत्र के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इतना नोट करके लिखना है। अब ये प्रश्न होते कैसे कैसे हैं उनके बारे में हम नोट करके लिखते हैं। देखिए, एक आपका प्रश्न मिलेगा तारांकिक प्रश्न। ठीक, कैसे प्रश्न, तारांकिक प्रश्न। दूसरा मिलता है अतारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न मिलेंगे। और तीसरा मिलेगा आपको अल्प प्रश्नकाल। अल्प प्रश्नकाल ये तीसरे प्रकार का प्रश्न का टाइप होगा। ठीक, अब देखिए तारांकिक प्रश्न होते क्या हैं, अतारांकिक प्रश्न होते क्या हैं, अल्प प्रश्नकाल क्या होता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं। तो तारांकिक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कह सकते हैं कि क्या करेंगे, उन्हें हम उत्तर को मौखिक रूप से देने का प्रयास करते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें मौखिक देना होता है संसद का सत्र जब चल रहा होता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब एक विशेष दिन में तारांकिक प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 की यूपीएसआई में। ठीक, तो क्या होता है, कहने का मतलब है कि एक विशेष दिन में 20 तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, याद रखें, इसको नोट करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाता है तो अतारांकिक प्रश्न कैसे होते हैं। अतारांकिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर क्या होते हैं, लिखित रूप से दिए जाते हैं। ठीक, कैसे दिए जाते हैं, लिखित रूप से दिए जाते हैं। कहने का मतलब है मित्र कि सीधी सी बात यह है कि वे प्रश्न जिनके उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं उन्हें हम अतारांकिक प्रश्न कहते हैं। ठीक, समझ गए होगा बात को। अब अगर हम आगे की बात करें क्या कि अल्प प्रश्नकाल क्या होता है, तो अल्प प्रश्नकाल वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर लिखित और क्या मौखिक दोनों रूप से दिए जाते हैं। मतलब वे प्रश्न जिनके मौखिक और लिखित दोनों रूपों में उत्तर दिए जाते हैं उन्हें हम अल्प प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, अल्प प्रश्नकाल के अंतर्गत ये दोनों प्रकार के उत्तर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखें जरा, हो गया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चले देखें, अब आपसे ये पूछा जाता है भाई कि प्रश्न पूछे कब जाते हैं, कब इनका कोई समय है क्या। बिल्कुल समय है भाई। संसद का सत्र चलता है तो इसकी शुरुआत जो होती है संसद के सत्र की, वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक, तो देखिए मित्र, सबसे पहले बात करते हैं जब संसद का सत्र शुरू होता है तो कितने बजे से शुरू होता है। अभी हमने आपको बताया कि 11 से 12 का समय होता है जो आपका संसद का सत्र चलता है। तो संसद के सत्र के दौरान 3 प्रकार के समय होता है, मतलब 3 समय मिलेंगे आपको। एक तो आपको मिलेगा प्रश्नकाल। क्या मिलता है, प्रश्नकाल। ये जो प्रश्नकाल होता है, इस प्रश्नकाल को हम 1 घंटे की चर्चा के नाम से भी जानते हैं। क्या, 1 घंटे की चर्चा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, याद रखें, किसको, 1 घंटे की चर्चा मतलब प्रश्नकाल को। फिर आपको मिलेगा शून्यकाल का समय, शून्यकाल का समय। ठीक,
तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यकाल का कितने समय निर्धारित किया गया, तो आपको ये शून्यकाल का समय जो है ना वो याद होना चाहिए कितना होता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है लास्ट वाला क्या होता है, तो एक आपको मिलेगा आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, घंटे की चर्चा, आपको ये तीसरा पॉइंट मिलता है। ठीक है, देखें जरा, अगर हम प्रश्नकाल की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 के बीच का प्रश्नकाल का समय होता है। अगर हम शून्यकाल की बात करें तो इसमें आपको 12 से 1 के बीच का जो समय होता है वो आपका शून्यकाल का समय कहलाता है। लेकिन अगर हम आधे घंटे की चर्चा की बात करें तो 5 से 5:30 के बीच का जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है, ये आपकी आधे घंटे की चर्चा कहलाती है। ठीक है, मतलब 5 से 5:30 के बीच में जो चर्चा होगी वो आधे घंटे की चर्चा के नाम से जानी जाती है। ठीक, देखें अब हमें क्या मिलता है, आगे की ओर देखें। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्रश्नकाल के दौरान किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब संसद के सदन में मंत्रियों से पूछे जाते हैं प्रश्न। कौन मंत्रियों से, आपके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे या राज्य मंत्री होंगे, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसका जो भी मंत्री बनाया गया होगा। मान के चलिए आपने सड़क परिवहन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा तो सड़क परिवहन का जो मंत्री होगा वो इसका आंसर देगा। मतलब यहाँ पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और वही उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इनसे क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से और ये यही उत्तर देते हैं। अब अगर हम कह सकते हैं शून्यकाल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किनसे पूछे जाते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि संसद से किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि लोक समस्याएं ध्यान में रखी जाती हैं, मतलब लोक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। और कहने का मतलब है कि सार्वजनिक समस्याएं भी ध्यान में लेकर के चली जाती हैं, सार्वजनिक समस्याओं को भी रखा जाता है। कहने का मतलब है कि हमें क्या समस्या हो रही, तो हमारी समस्याओं को ये सांसद विधायक लोग ही रखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई समस्या हो रही, यहाँ रोड फूटा हुआ है, पुल फूटा पड़ा है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आपके शून्यकाल के समय में रखा जाएगा। और शून्यकाल का समय कितना निर्धारित है, तो 12 से 1 के बीच में समय निर्धारित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपसे पूछा जाता है आधे घंटे की चर्चा, तो आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत वो प्रश्न रखे जाते हैं जिनकी संसद में कहीं ना कहीं क्या हो चुका होता है, मतलब उत्तर दे दिए जा चुके हों। मतलब ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर दे दिए गए हों, दिए गए हों, दोबारा से उन पे डिबेट होने शुरू मतलब कराने के लिए इस प्रश्न को लाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न को लाने से पहले मतलब 3 दिन पहले सूचना देनी होती है, 3 दिन पहले सूचना देनी होती है इस बात की कि हम आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत कोई प्रश्न लाने वाले हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे कि किससे कौन सा प्रश्न बनता है, ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी क्लियर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें तुरंत। ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हो गया होगा नोट। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये आपकी सारे मतलब ऐसे हो जाते हैं, संसद के सत्र के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विधेयक, एक पॉइंट मिलता है हमें, क्या मिलता है, विधेयक मिलता है कि विधेयक क्या होता है, इसके बारे में बात बताइए आप। तो याद रखिए मित्र, जो विधेयक होता है ये सबसे पहले एक गैर कानूनी होता है। क्या होता है, गैर कानूनी होता है। कहने का मतलब है कि मान के चलिए हमें कोई कानपुर में एक मेडिकल खुलवाना है बहुत बड़ा, तो उसके लिए हमें कोई एक क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। जब ये प्रोजेक्ट हम लेकर के किसके पास जाएंगे, मतलब किसके पास, लोकसभा के पास, तो ये विधेयक कहलाता है। मान के चलिए हमें जीएसटी वाला एक कानून बनवाना था, तो हमने पहले उसका जो प्रारूप बनवाया, वो एक प्रारूप जो बना के ले जाते हैं वो विधेयक कहलाता है। लेकिन जब इसे राष्ट्रपति अनुमति देते था तब अधिनियम बनता है या नियम व कानून बनता है। और जीएसटी पर अब सरकार ने, कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए होते तो वो नियम कानून बन जाता है। लेकिन जब तक वो उसे कह सकते हैं राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो गैर कानूनी होता है, मतलब तब तक वो विधेयक कहलाता है। जैसे साइन किए जाते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक,
तो समझे जरा। विधेयक, सीधी सी बात लिखें आप कि यह है एक गैर कानूनी होता है। क्या होता है? गैर कानूनी होता है, मतलब इसे कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, गैर कानूनी होता है। ठीक, इसे इतना लिखें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विधेयक कितने प्रकार के होंगे, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितना इतना याद रखें कि 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या मिलता है आपको, देखें। पहला प्रकार मिलेगा आपको साधारण विधेयक। क्या मिलेगा? साधारण विधेयक आपको पहला पॉइंट मिलेगा। ठीक, जब साधारण विधेयक की बात करते हैं तो दूसरा आपको क्या मिलेगा? धन विधेयक मिलेगा। क्या मिलेगा? धन विधेयक मिलेगा आपको। अब दूसरा पॉइंट आपको धन विधेयक मिल जाता है, और तीसरा पॉइंट क्या मिलता है? तो वित्त विधेयक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वित्त विधेयक मिलेगा। और तीसरा, चौथा जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? संविधान संशोधन विधेयक। क्या मिलेगा? संविधान संशोधन विधेयक, ये आपको मिलता है। देखिए, धन विधेयक आर्टिकल 110 में मिलेगा, वित्त विधेयक 117 में मिलेगा, और संविधान संशोधन विधेयक 368 में मिलेगा। ठीक, 368। हालांकि साधारण विधेयक का कोई अनुच्छेद नहीं है कि आप इसमें बता सके कि कह सकते हैं कि साधारण विधेयक का कौन सा आर्टिकल है, तो कोई आर्टिकल नहीं है इसका। ठीक है, याद रखें, लेकिन पूछा बहुत जाता है साधारण विधेयक से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट करें तुरंत से, फिर चलते हैं आगे। चले, हो गया होगा नोट। देखिए जरा, जो साधारण विधेयक होता है ये क्या होता है। देखिए, जो साधारण विधेयक होता है ये सिंपल सा एक विधेयक होता है। ठीक, जिसके बारे में हमें राष्ट्रपति से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेनी होती है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है कि साधारण विधेयक से पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं होती है। तो याद रखना, अगर हमें पेश करने जाना है, लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती कि राष्ट्रपति जी से अनुमति ले तभी हम पेश कर सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक, ये साधारण विधेयक होता है। अब क्या होता है कि ये जो राष्ट्र है, कह सकते हैं कि अब जब साधारण विधेयक लाया गया, तो अब क्या हुआ कि दोनों सदनों में विवाद हो गया। दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, या कह सकते हैं कि विवाद उत्पन्न होने पर, गतिरोध या विवाद उत्पन्न होने पर क्या करेंगे? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक, याद रखें, बुलाई जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, कब बुलाई जा सकती है? तो याद रखना, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्यों बुलाएगा कौन? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो बुलाने का काम जो है वो कौन करता है? अगर आपसे कहा जाए कि संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, बुलाने का काम कौन करेगा, तो याद रखना राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। राष्ट्रपति इसलिए संयुक्त बैठक को बुला सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर आपने अनुमति नहीं ली थी, इसलिए बुला सकता है वो। तो कह सकते हैं कि बुलाने का काम जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखें, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है। किस बैठक की? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं? तो 108 के तहत ही आपकी संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं। इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना नोट करें जरा, फिर आगे बताते हैं इसके बारे में। नोट कर लिया होगा। देखें, अब आपसे ऐसा होता है कि जब आपने राष्ट्रपति से अनुमति ली नहीं थी और आपने क्या किया? साधारण विधेयक पेश कर दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे आपने इसको पेश किया, ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, पुनर्विचार के लिए मतलब भेज सकता है, ऐसी बातें की गई। इसका मतलब ये है कि आपने जब लोकसभा में भेजा था इसको,
तो राष्ट्रपति मतलब लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, तब राष्ट्रपति के पास पहुंचा। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब पहुंचा तो वो क्या कर सकता है, इस पे हो सकता है कि वो इस विधेयक पर अनुमति दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो इस विधेयक को लौटा सकता है, मतलब पुनः विचार के लिए, मतलब इस पे दोबारा से विचार किया जाए तो वो वापस कर सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, क्योंकि आपने इसकी अनुमति नहीं ली थी पहले पेश करने से पहले राष्ट्रपति से, तो इसे क्या है, पुनर्विचार के लिए भी राष्ट्रपति इसे भेज सकता है। लेकिन याद रखें, वो यहाँ पर पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। कौन? पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है मित्र कि वो अपने इसे जेब में रख सकता है, मतलब ना तो हाँ कह सकता है ना ही ना कह सकता है, वो उठा करके अपने जेब में रख लेगा, ना हाँ कहेगा ना हूँ कहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के ये दोनों अधिकार हैं कि इस विधेयक पर ना तो वो हाँ कह सकता है और ना ही ना कह सकता है, मतलब पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। किस पर? तो साधारण विधेयक पर। और अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति क्या इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, क्योंकि आपने राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली थी पेश करने से पहले। ठीक, बात समझ में आई? तो याद रखना, एक पॉइंट और नोट करना आपको कि जो आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक और आपका एक होता है कौन सा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों पर, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठकें नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठकें नहीं बुलाई जा सकती, नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक, इतना याद रखना। तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो इसको लगभग में आप नोट कर लें। और अब हम जो है ना, साधारण विधेयक के बाद में वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक मिलता है। इन सभी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से क्लास का टाइम हो गया और हमें भी पढ़ाने जाना है। अब सुबह हो गई है और न्यू ईयर की पार्टी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है आपके साथ ही। तो आप भी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मौज रहिए, लेकिन हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।